अभी आपने सुना होगा कि कुछ एक बात चली थी और इंडियन मेडिकल सर्विसेज के बारे में, तो सर आपका टेक उसमें क्या है कि क्या नीड है इंडियन मेडिकल सर्विसेज की, तो उसकी क्या नीड है अपनी कंट्री के हिसाब से, मतलब अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखें? हमारे हिसाब से तो अब IAS IPS की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस स्टेज ऑफ देश की इस मतलब 70 साल बाद और आज की तारीख में ये सोचना तो मतलब इट्स नॉनसेंस, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हमने फ्यूडल बना रखा है इसकी अब बहुत ये तो लाइफ बाकी नहीं है। ब्रिटिशर्स का एक तरीके से ये तो लिगेसी है। लेगेसी। और तो अब वो ब्राउन साहब के बजाय अब आपके लोकल साहब हैं। अब इन चीज़ों की मतलब मियाद कोई ज़्यादा मुझे तो नहीं लगती है अगर इस देश को तरक्की की तरफ जाना है। मेरी तो किताब ही इसी बात पे आएगी कि अब इस सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके बारे में भी यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो सर अभी थोड़ी देर में करेंगे, स्टे ट्यून्ड। और सर तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर दी VIP पेशेंट कि सर अगर कोर्ट्स में देखें, मैं कोर्ट्स में बोलूँगा, कोर्ट VIP, इनका सर मतलब हाउ टू डील विद देम एंड वाई टू डील विद देम? देखिए ऐसा है, मेडिकल साइंस एज अ प्रोफेशन आपके पास पेशेंट क्यों आता है और कैसे आता है, इन प्रश्नों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। अब आप कोई इन्फ्लुएंसर को तो हायर कर नहीं सकते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल है और यहाँ इलाज हो रहा है ना। तो एक हमने जो है एक रिसर्च टाइप का किया कि हमने ये देखने की कोशिश की कि जिन डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है वो मिसाल के तौर पे VIP पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो ज़्यादा आते भी होंगे सर। उनके यहाँ ज़्यादा आते भी हैं, भीड़ भी है और मतलब 200-200 की लाइन लगी है और लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि वो VIP पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो VIP पेशेंट्स को सबसे अच्छा ट्रीट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो हमें ये लगा कि ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो इसलिए चल रही है क्योंकि ये VIP पेशेंट जाके 100 पेशेंट भेजेंगे। दूसरा ये है कि वो VIP पेशेंट से पैसे लेंगे ही नहीं या बहुत कम लेंगे। ये एक अंडरलाइन फैक्टर है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, जिनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी लोग जो हैं, क्योंकि भाई जैसे ये ह्यूमन नेचर है, आदमी जब परेशान होता है तो जैसे हम ही को फ़ोन करेगा कि ये हमारे पेट में एक तकलीफ़ है तो हम किसको दिखाएं, तो हम रेफ़र करेंगे किसी को, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में रेफरल बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा सुन, और माउथ टू माउथ काम आता है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे हमने कहा कि आप सोशल मीडिया में चले जाएं, ये कर लें, रिव्यू अभी भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वाले मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ लोग फर्स्ट हैंड में जाना चाहते हैं, या तो जिनके ब्रांड बने हैं कि हाँ ये हॉस्पिटल अच्छा ये है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल डॉक्टर आपको मतलब VIP पेशेंट अगर आप अच्छी तरह ट्रीट करते हैं तो वो आपके पास और पेशेंट भेजते हैं। इसीलिए वो साइकिल वो समझते हैं, इस बात को वो मार्केट फोर्सेस को समझते हैं और वो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो यानी आप जो बात कह रहे हैं, और एक्चुअली ये सच है, कोई बोलता नहीं है, ये पॉडकास्ट भी हम लोग का बहुत ब्लंट है, I mean, कुछ लोग ऑफेंड होंगे, बट एक्चुअली ये सच्चाई है कि जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं, क्योंकि मी बीइंग अ पेशेंट जब मैं गया हूँ तो आई हैव सीन कि दे आर गुड, मतलब मार्केटर ऑल्सो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो इलाज अच्छा करते हैं, उसके साथ एक सरप्राइज प्लस ये होता है कि वो VIP वो पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये बात एक्चुअली आपकी बहुत ही ज़्यादा, और हाँ यहाँ VIP से हमारा ये मतलब नहीं कि कोई पोस्ट पे, मतलब एक
इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो आप मतलब सर कहना। हाँ, अब आप वीआईपी को कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मतलब क्योंकि वो इमरजेंसी में आ रहा है, क्योंकि ये पहले भी मैंने कहा था कि रिसेप्शनिस्ट है या जो आपके एक्टर्स हैं उनको सबको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। कई डॉक्टर्स हैं उनका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन उनके बाहर जो रिसेप्शन में बैठा है वो बिल्कुल ही मतलब इतना ही डल आदमी है, ना हंस रहा है ना आपको एक्नॉलेज कर रहा है। एक जगह तो मैं गया तो उनके बैचमेट थे डॉक्टर के, उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था तो उसने वो अंदर जाने को नहीं तैयार था कि उनके डॉक्टर बैचमेट आए हैं। तो ये तो आपको देखिए, आपको ये डिसाइड करना है कि कमरे के बाहर जो आदमी बैठा हुआ है वो आपका एक्सटेंशन है, तो कम से कम उसको इतना तो इंस्ट्रक्ट करिए कि किस आदमी को कैसे डील करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो कस्टमर्स है ना। जी डेफिनेटली सर। जैसे आपने ये चीज़ बोली कि रिसेप्शनिस्ट वाली बात आई, इसी पे मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा। जैसे हमारे प्रोफेशन में बहुत ही मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ड्रेसिंग जो होता है डॉक्टर्स का या मेकअप ऑफ डॉक्टर्स, उसके बारे में सर आपका। देखिए, ड्रेसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए, लेकिन ओवर ड्रेस भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब जो हैं ऑपरेशन करने जा रहे हैं और 4 लेयर के आपके मेकअप लगा हुआ है, तो आपको मतलब एक डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, एक अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, बस यही है। क्योंकि पेशेंट तो आपके पास आ रहा है आपकी नॉलेज के लिए ना जी। आपकी शक्ल देख के कोई आपको वो फिल्म में रोल तो देने वाला नहीं है। और अगर आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि आपको फिल्म में लिया जा सकता है, तो लीव द क्लिनिक एंड गो टू मुंबई, द फ्लाइट्स आर ओपन। आप जाइए और अपनी किस्मत आजमाइए वहाँ पे, किसी ने रोका नहीं है आपको। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में रहिए, तो ये मेडिकल प्रोफेशन में भी नहीं और प्रोफेशन में भी आ रहा है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे वो लोग सब उसी तरफ जा रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है और यहाँ पावरी हो रही है। पावरी हो रही है ना। तो ये मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर की, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो सर जैसे कि आपकी एक बुक भी है स्टार्टअप पे। हाँ हाँ। तो डॉक्टर की जो स्टार्टअप जर्नी होती है, हाँ हाँ, तो आपका उस पर क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे? क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा से है जो मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, कि जो आपने क्लिनिक्स के बारे में बोला, हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स भी वो चीज़ जाने सर। देखिए, अल्टीमेटली अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में है तो उसके पास मतलब मेनली 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी प्रैक्टिस करे या फिर वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करे। तो हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है तो वो उसको अपना ब्रांड वैल्यू पे जाएगा। अगर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो बहुत लोग इसको समझते नहीं हैं, लेकिन एक डॉक्टरी की प्रैक्टिस या डॉक्टर प्रैक्टिस स्टार्ट करना एक स्टार्टअप है। तो इसमें जो स्टार्टअप में जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे मेडिकल प्रैक्टिस में भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जगह क्या है जहाँ पे आप मतलब क्लिनिक खोलना चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो जगह आप ले रहे हैं वो रेजिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है। पता चला कि आपने रेजिडेंशियल जगह पे हॉस्पिटल बना लिया तो कल आपको नोटिस आ रही है जी, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स को उतना आइडिया होता नहीं। फिर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, नंबर 2। नंबर 3, आपकी मार्केट क्या है, उस मार्केट में आपके ओपोनेंट्स कौन हैं या कॉम्पिटिटर्स कौन है। ओपोनेंट्स नहीं कहेंगे, कॉम्पिटिटर्स कौन है। फिर आपको एक एक चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो सेटअप आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें जो कस्टमर एक्सपीरियंस होने वाला है एंट्री से लेके एग्ज़िट तक,
वो कैसा होने वाला है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आपको मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टअप के जितने फंडामेंटल्स हैं उसको जानना तो एक ज़रूरी है सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके जैसे ज़्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि मतलब बाहर कौन बैठा है, बाहर जो पेशेंट हैं वो पेशेंट जो हैं जहाँ पे वो रहेंगे, ठहर रहे हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ बैठने की जगह कैसी है, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, ट्रेन लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप, क्या इन सब चीज़ों का पूरा एक लेआउट बना के फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के फिर इस तरह से एक जैसे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वैसे ही करना चाहिए। जी सर, क्योंकि आज का ज़माना तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया। पुराने ज़माने में होता था कि एक डॉक्टर ही बैठे हुए हैं वही सब, बट नाउ द कंपटीशन जैसा कि है जो आप कह रहे हैं वो मतलब एक्चुअली दैट इज़ द थिंग, मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट के भी एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज़्यादा हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन को आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं मीट कर पा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आपको अपने क्लिनिक की या हॉस्पिटल की प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके जिस एरिया को आप केटर कर रहे हैं उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा ले रहे हैं, आपके सीनियर्स कितना पैसा ले रहे हैं। भाई अगर आपके सीनियर जो हैं 500 रुपये पर कंसल्टेशन ले रहे हैं तो आप जो है 600 थोड़ी ना ले पाएंगे। तो बहुत चीज़ों मतलब ये फिर आप इकोनॉमिक्स में जाने लगते हैं ना कि आप मतलब क्योंकि कॉम्पिटिटर आपको देखना है, उसी हिसाब से फिर आपको अपना जो बिज़नेस सेटअप करना है, प्रैक्टिस सेटअप करनी है, उसके फैसले करने पड़ते हैं। और पर सर जैसा कि आपने फ़ीस वाली बात बोली, बट एक इंडिया में ये धारणा है कि अरे इनकी फ़ीस कम है, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, इनकी फ़ीस ज़्यादा है, ये अच्छे डॉक्टर हैं। तो उसको कैसे टैकल करें सर एक मेडिकल प्रोफेशनल जो आ रहा है, क्योंकि अच्छा ये तो 300 रुपये में, अरे ये 500 रुपये वाले डॉक्टर हैं, अच्छा इनका तो मतलब अच्छा इलाज होगा। तो क्योंकि ये भी एक माइंडसेट होता है सर जो डे टू डे लाइफ में, तो अगर उस डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में हैं। ये सब इश्यूज तब आते हैं जब आप थोड़ा वेल नोन हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो आपको पैसे कम ही रखने पड़ेंगे तभी आपके पास लोग आएंगे। फिर आप एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं देन यू कॉल द शॉट्स, देन यू डिसाइड कि हाँ अब हमको ये रखना है। तो सर लास्ट में कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए मेडिसिन एप्स के? नहीं, अब ये कहा जाता है कि फाइंडिंग अ गुड डॉक्टर इज़ लाइक फाइंडिंग अ गुड लवर। इसके बारे में कहानियाँ तो बहुत होती हैं लेकिन डेटा कुछ नहीं होता। तो ये एक प्रोफेशन है जिसमें मतलब एक माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी होती है। तो आप इस बात पे फोकस करिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर डिलाइट जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी लॉयल्टी होगी, उतना रिटर्न कस्टमर्स होंगे। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे बिफोर द एंड हम लोग ये जाने कि आप एक बहुत ही अच्छे कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, रेनबो सोसाइटी, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंट एबल्ड है महानगर में, लखनऊ में। तो हम उसकी मेंटरिंग कर रहे हैं और मेनली फोकस ये कर रहे हैं कि जो डिसेबल्ड हमारे सिटीजन्स हैं, बच्चे भी और जो और लोग हैं, उनको किस तरह से एक वोकेशन में लगाया जाए जिससे वो मतलब कोई चीज़ सीख सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, इस सोसाइटी में इंक्लूसिव एक तरीके से रह सकें। तो इस मुहिम के तहत अभी 2 प्रोडक्ट हम लोग ने बनाए हैं। एक दिवाली के लिए प्रीमियम एरोमा कैंडल्स बनाई थी जो अमेज़ॉन पे लिस्टेड हैं डिफरेंट एबल्ड के ब्रांड के नाम से, और होली के लिए हम लोग ऑर्गेनिक गुलाल बना रहे हैं। इस तरह से है। फिर और भी विज़न है, कुछ और करने का है,
डिपेंड्स कि कितना हमको हेल्प मिलती है, सहयोग मिलता है, रिसोर्सेज मिलती है। ये रिहैबिलिटेशन एक तरीके का, मतलब जो हम लोग वोकेशनल जैसे आपने बताया पढ़ते हैं हम लोग डॉक्टरी में, रिहैबिलिटेशन, और आपका मेंटरिंग भी है, प्लस उसके साथ जो जुड़ी हैं मिसेस स्वाति शर्मा, हाँ, वो भी इस फील्ड की मतलब एक लेजेंड है। वो लेजेंड है, उनके पास अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सर। वो मतलब आई ऑल्सो हैव दिस प्रिविलेज ऑफ नोइंग है। तो काम वो करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ बताते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज़ डन बाय हर एंड हर टीम। डेफिनेटली सर। तो सर एट द एंड जैसा कि आपने बताया कि एक्टर्स हैं, डॉक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप का, तो अगर मैं अपने जो टाइटल है हमारे पॉडकास्ट का इस एपिसोड का, द आर्ट ऑफ डॉक्टरिंग, अगर उसको आप समराइज करें अपने एक सिस्टमैटिक उसमें, तो सर आप क्या उसको समराइज करेंगे सर? देखिए, जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो डिपेंड करती है कि व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू स्मेल एंड व्हाट यू फील, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो एक पूरा एक एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है, जो एक्सपीरियंस जोन है मेडिकल प्रोफेशन का, तो इसके मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है द एक्टर्स। एक्टर्स में 2 लोग हैं, द डॉक्टर एंड द पेशेंट, जिन पे पूरी फिल्म चलनी है, जिनके ऊपर सारा दामोदार है जी, दारोमदार है। फिर स्टेज है, स्टेज में आपकी बिल्डिंग है या वेटिंग एरिया है, किस तरह से लेआउट है, कैसे मतलब जो एक्टर्स हैं वो मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर द स्क्रिप्ट में ये है कि क्या डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, वो है। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉप्स भी इस्तेमाल होते हैं। प्रॉप्स हैं आपके, जैसे आपने कहा था ड्रेसिंग, एप्रन पहनते हैं आप लोग। फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईसीजी है, वो स्टेथोस्कोप, हाँ वो है, बीपी मशीन है, ये सब जो है ना, एक ये सब प्रॉप्स हैं। फिर एक्शन में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, तो ये जो है बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं जो एक पेशेंट के और डॉक्टर के दोनों के एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो आपको इन 5 कंपोनेंट्स को ठीक से समझना पड़ेगा और अच्छी प्रैक्टिस के लिए इन सब चीज़ों को फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि आपका जो पेशेंट एक्सपीरियंस है वो डिलाइटफुल हो। क्योंकि आप जैसे कहा जाता है कि बहुत डॉक्टर्स जो हैं पहले तो नहीं इस बात का ध्यान देते थे। जैसे बचपन में आप जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में तो आपको वो फिनाइल की महक, एक जनरल लोग कहते हैं कि ये क्या हॉस्पिटल जैसी महक आ रही है। तो आप जो है ना, आप जो ह्यूमन है वो आपके सेंसेस हैं, उस सेंसेस से वो मेमोरी बनाता है, और मेमोरी ही आपकी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट होती हैं, और वही आपकी लॉयल्टी डिफाइन करती हैं। तो आप एज अ डॉक्टर, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। तो वो जो आप ये कह रहे थे ना, वायलेंस और ये वाली चीज़, ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ की जा सकती। तो इसी एक्सपीरियंस को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक आर्ट है, ये नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें जैसे आपका फ्रंट ऑफिस है, बुकिंग, आपका पेशेंट को देखने का डॉक्टर की बुकिंग कैसे हो रही है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सब ये जो 5 कंपोनेंट हैं, इनको आप देख के यू कैन प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग ए टेक्निकल पर्सन टू अ हीलर। सिर्फ आपका काम जो है वो दवाई लिखना और टेस्ट लिखने से अलावा ये भी है कि एक लार्जर है कि आप हीलर हैं, और आप बिना लिख के भी हील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जो है सिर्फ लिख के, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के आप हील करें। दूसरा ये है कि डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है वो लिसनर बहुत अच्छे होते हैं।
वो जो डायग्नोसिस करते हैं वो सिर्फ क्योंकि पेशेंट आता है, वो अपनी बात बता रहा है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से लिसनिंग से ही स्टार्ट होता है कि आप कितना उसको एनकरेज करते हैं कि वो अपनी बात, अपना दर्द बयां कर सकें। फिर ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये कहा जाता है कि नहीं? डेफिनेटली। तो डॉक्टर से छुपाना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर को भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि इतना ट्रस्ट हो जाए पेशेंट को कि वो कोई चीज़ छुपाए नहीं। ये भी जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है। पेशेंट की तो जिम्मेदारी ये है ही है कि उसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि पेशेंट सब कुछ आपको बता दे। इसी में आप सफल हैं। और ये तो सर ने बहुत अच्छी बात कही। एक हम लोग ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग एक तरफा ही हमेशा बोलते हैं कि उधर से ये नहीं आ रहा, तो एक हम लोग ने एक जनरल, एक बहुत ही लिमिटेड पर्सन का व्यू जाना इसमें। और एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसके बारे में मैंने बोला था, तो वो सर अनाउंस करेंगे हमारे शो पे। ये जो मेरी नेक्स्ट हिंदी फिक्शन की बुक है वो आ रही है कुछ ही दिन में, उसकी एडवांस कॉपी मेरे पास है, मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये हम लोग बहुत ही लकी हैं कि पहली कॉपी इस राग बिहारी बुक सर की, जो कि इन्होंने, मतलब सर की बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं और वो उसकी पहली कॉपी हम लोग पा रहे हैं। तो आई होप आप इसे ज़रूर चेकआउट करें सर। आई गेट्स ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हाँ, जैसे आपकी सारी बुक्स हैं, लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट हो जाती है, और ज़रूर पढ़ें राग बिहारी। और सर बहुत ही अच्छे राइटर हैं, और मैं नीचे लिंक डाल दूंगा सर की यूट्यूब चैनल का भी, जहां आप सर को सुन सकते हैं। तो सर जाते जाते एक मेडिसिन ऐप्स के व्यूअर्स के लिए एक शायरी सर। बिल्कुल। हर दुखी दिल को अता करता है जो सच्ची खुशी, हर दुखी दिल को अता करता है जो सच्ची खुशी, सिर्फ वही आदमी इस दौर में इंसान है। चारासाजी से जो ज़ख्मों को बनाता है दुरुस्त, चारासाजी से जो ज़ख्मों को बनाता है दुरुस्त, एक रोगी के लिए वो डॉक्टर भगवान है। वाह। तो आपका मेडिसिन ऐप से इसी तरह आगे ये कारवां चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही दुआ है। अरे थैंक यू कि आपने जो है बुलाया सर। ये हमारा एक तरीके का गुड लक या सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आए और हमें आपका पॉइंट, एक मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू मिला, जो लोग सोचते हैं, और आई थिंक सबको काफ़ी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।